बच्चों, मैं हूं आप सभी की यक्षु मैम। केमिस्ट्री सीखने के लिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। देखो, कल हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मोल्स हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड की, जैसे हमने परसेंटेज कंपोजिशन में क्या देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला था और फॉर्मूला से फिर हम परसेंटेज बाय मास या फिर उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे थे, है ना। सिमिलर तरीके से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से भी बेटा वो निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से भी अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब रिवर्स भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, साथ ही साथ परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। देन हम लोग चलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला पे। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब मैं प्रीवियस ईयर में देख रही थी, आए नहीं। ठीक है, तो बट हम काफी सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेंगे क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया, तो हो सकता है अब आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में एंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। अब देखो, अब सवाल है आपके पास, ये सवाल है कि कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 194। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि जो कैफीन होता है ना, कैफीन का आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है 194। इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। उसने हमने बोला है, बेटा कल बता दूंगी, इस वीक शायद नहीं होगा, फिर भी मैं पूछ के आपको कल बता दूंगी। उसने बोला है कि कैफीन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास है 194, उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो कितनी है? 28.9%। ठीक है, हमें बताना है कि कितने एटम्स नाइट्रोजन के होंगे इसके एक मॉलिक्यूल में। तो सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? जितना नाइट्रोजन का मास है डिवाइडेड बाय जितना मॉलिक्यूलर मास है मल्टीप्लाइड बाय 100, वही हो जाएगा क्या उसका? परसेंटेज बाय मास, है ना। अब परसेंटेज बाय मास कितना गिवन है बेटा? 28.9 गिवन है। ठीक है, और परसेंटेज बाय मास कैसे लिखते हैं? जितना नाइट्रोजन का मास होगा डिवाइडेड बाय जितना मॉलिक्यूलर मास होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा? जितने नाइट्रोजन है मल्टीप्लाइड बाय एक नाइट्रोजन का मास। अब कितने नाइट्रोजन है यही तो निकालने हैं, तो मान लेते हैं x नाइट्रोजन है मल्टीप्लाइड बाय एक नाइट्रोजन का मास होगा बेटा 14 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कितना है? 194 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये x क्या थे? ये x थे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यही आप लोगों को निकालने थे, यही तो निकालने थे। बस इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, और x ही क्या होंगे हमारे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। दैट मीन्स परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ निकालने के लिए ही नहीं बोलेगा, परसेंटेज कंपोजिशन देगा। परसेंटेज कंपोजिशन से मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास पूछ सकता है, परसेंटेज कंपोजिशन से कितने उसके एटम्स है जैसे इस सवाल में वो पूछ सकता है। तो मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था, मुझे बताना था कि कितने नाइट्रोजन एटम्स है। तो भाई सीधी सी बात है, जितना नाइट्रोजन का टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब नाइट्रोजन का टोटल मास कितना होगा? जितने नाइट्रोजन के एटम्स मल्टीप्लाइड बाय उसका एक नाइट्रोजन का मास, मॉलिक्यूलर मास 194 था, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू जो होगी वही क्या होंगे मेरे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। इसको सॉल्व करोगे तो x आपका 4 आ जाएगा, यानी कि इस कैफीन के अंदर जिसका मॉलिक्यूलर मास आपका 194 है, तो उसके अंदर कितने नाइट्रोजन है? 4 नाइट्रोजन है। कैसे पता लगाया हम लोगों ने? परसेंटेज कंपोजिशन से पता लगा लिया। ठीक है बेटा,
क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन था। परसेंटेज कंपोजिशन से जितने पॉसिबल सवाल बन सकते हैं ना, मैं आपको सब करा दूंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें अगले सवाल पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये। अब उसने बोला है फिर वही बात, अब उसने आपको परसेंटेज दे दी, उसने आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया। उसने बोला है कि एक कंपाउंड है, उसको हम नाइलॉन बनाने में यूज करते हैं, और उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो है 43.8%। अब वो बोल रहा है कि 4 ऑक्सीजन एटम है, तो मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है, कितनी गिवन है? ये गिवन है बेटा 43.8। ठीक है, अब जितने ऑक्सीजन का मास होगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 का 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बाकी सब तो गिवन ही है, बाकी सारा काम मैथ्स का है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 43/8, 16 for the 6400 डिवाइडेड बाय 43.8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, है ना। मतलब परसेंटेज कंपोजिशन से सिर्फ ये नहीं बोलेगा परसेंटेज बाय मास निकालो, वो आपको बोलेगा नंबर ऑफ एटम्स बताओ, वो आपको बोलेगा मॉलिक्यूलर मास बताओ। ठीक है, वो आपको बोलेगा बच्चे मॉलिक्यूलर मास बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके के बहुत बेसिक से सिंपल से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन फिर आप करोगे। सवाल है कि द इंसुलिन कंटेन्स 3.24% सल्फर। इंसुलिन के अंदर 3.2% सल्फर है बाय मास। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास निकालना है। अब आपको कोई मतलब नहीं है इंसुलिन का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है इंसुलिन, मतलब क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस उसने बोला है कि इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ सल्फर है वो है 3.2%। इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ सल्फर है वो कितना है? 3.2% है। अब वो बोल रहे हैं इसका मिनिमम मोलर मास निकालो। अब मिनिमम मोलर मास कैसे निकालेंगे? इस लाइन के अंदर एक छोटी सी बात छुपी हुई है, और वो बात ये है कि मिनिमम मोलर मास का क्या मतलब है। अब देखो, इंसुलिन के अंदर सल्फर है अगर, तो मिनिमम 1 सल्फर तो होगा, मिनिमम 1 सल्फर तो होगा। मुझे यहां से सिर्फ इतना पता लग रहा है कि इसके अंदर ना मिनिमम 1 सल्फर है, सीधी सी बात है। तो मिनिमम 1 सल्फर मेरे पास प्रेजेंट है, और उस मिनिमम 1 सल्फर लेने पे जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वही क्या होगा? इसका मिनिमम मोलर मास हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है? 3.2। सल्फर का परसेंटेज कितना होगा? जितने सल्फर एटम है मल्टीप्लाइड बाय 1 सल्फर का मास मल्टीप्लाइड बाय 1 सल्फर का मास। तो मिनिमम मोलर मास का मतलब है कि मिनिमम 1 सल्फर तो होगा ही होगा, तभी तो मिनिमम आएगा, है ना। तो सल्फर हम कितने ले लेंगे? 1 ले लेंगे, और 1 सल्फर का मास हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? मिनिमम मोलर मास। तो मिनिमम मोलर मास डिवाइडेड बाय इंटू में 100। अब मुझे यही मिनिमम मोलिकुलर मास निकालना है ना। तो मुझे कैसे पता लगा? मुझे इस तरीके से पता लगा जब उसने मुझे बोला कि मिनिमम मोलर मास। अब मिनिमम का मतलब है कि उसमें 1 सल्फर होगा, ठीक है, 1 तो होगा ही होगा, 1 से कम तो होगा नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने ले लिए? 1 ले लिए, और उसकी सल्फर की परसेंटेज गिवन थी, यहां से हम उसका मिनिमम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो यहां से उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? वो आएगा 32 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 100। ये डेसिमल जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, ये कैंसिल, और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया। सो आवर आंसर इज 1000। द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन इज 1000। सिंपल सी बात है। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा ही एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन
आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही पहले 1999 में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। हीमोग्लोबिन के अंदर 32 कहां से है बेटा, सल्फर का मास 32 होता है ना, सल्फर का मास बचे 32 होता है ना, तो एक सल्फर था, सल्फर की परसेंटेज गिवन थी ना, एक सल्फर मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइड बाय उसका मिनिमम मोलिकुलर मास। अरे वाह, ये तो होमवर्क में दिया था इसलिए सारे करके आए हो, बहुत ही अच्छे। तो बोला है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की परसेंटेज कितनी है, 0.33%। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इतना है। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो आयरन की परसेंटेज से निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ आयरन कितनी है, 0.33। तो आयरन की मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आयरन का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आयरन का टोटल मास क्या होगा, जितने आयरन है। अब जितने आयरन है वही तो निकालने हैं, तो मान लेते हैं x है। एक आयरन का मास कितना होता है, 56 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 67200 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसी x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, 20 से 20 कैंसिल, तो 672 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय 56 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे सिर्फ और सिर्फ यही कैलकुलेट करना था कि इसमें कितने आयरन एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने आयरन एटम्स प्रेजेंट होंगे। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.96 के आसपास इसका आंसर आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 4 आयरन एटम्स होंगे। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4। ऐसे क्वेश्चंस बहुत टाइम से नहीं आए तो हो सकता है आ जाए, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन में सिर्फ ये 3 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखे, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, परसेंटेज निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ, क्लियर है ये वाला पार्ट। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, आयरन की परसेंटेज गिवन है 0.33, ठीक है। परसेंटेज क्या होगी, जितना आयरन का मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आयरन का मास कितना होगा, जितने आयरन के एटम होंगे मल्टीप्लाइड बाय एक आयरन का मास, और यही आयरन के एटम मुझे कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो यही x की वैल्यू निकालनी थी, हम लोगों ने निकाल ली, सिंपल है ना। चलो अब एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन है कि इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड क्लोराइड प्रेजेंट है। अब वो बोल रहा है कि इसके हाइड्रेटेड क्लोराइड में जो परसेंटेज ऑफ वाटर है, जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो है 53.2%। बताओ मुझे कि इस हाइड्रेटेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। अब देखो मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या होगा, MgCl2। ध्यान से सुनना इस सवाल को, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2। लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड है, यानी कि इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लेते हैं कि इसके अंदर ना x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्या है, x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो मैग्नीशियम, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला सपोज ये होगा। अब अगर मुझे इस x की वैल्यू पता चल जाए किसी भी तरीके से, तो मुझे इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा। अगर x 3 आ जाएगा तो मैं बोलूंगी MgCl2.3H2O फॉर्मूला है। अगर 4 आएगा तो मैं बोलूंगी MgCl2.4H2O फॉर्मूला है। मतलब मुझे किसी तरीके से ना ये x की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इस x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगी, है ना। अब सवाल ये उठता है कि कैसे निकाले इस x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए उसने मुझे क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ वाटर दिया है बेटा। उसने मुझे क्या दिया है बच्चे, परसेंटेज ऑफ वाटर दिया है। इसी परसेंटेज ऑफ वाटर को इस्तेमाल हम लोग करेंगे और उससे निकालेंगे x की वैल्यू। पहले हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि वाटर का परसेंटेज इसके अंदर
क्या होगा। ठीक है, तो देखो वाटर का परसेंटेज इस कंपाउंड में क्या होगा आप ही बताइए। जितना वाटर का मास होगा डिवाइडेड बाय जितना मॉलिक्यूलर मास होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। जितना वाटर का मास होगा डिवाइड बाय जितना मॉलिक्यूलर मास होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो होगी परसेंटेज ऑफ वाटर। जी हाँ, बिल्कुल यही होगी, है ना। अब देखो बेटा, अब वाटर की परसेंटेज में जितना वाटर का मास, अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है कि यार x वाटर मॉलिक्यूल है ना। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18, तो टोटल इसके अंदर x है। इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर गिवन है ना, तो इसी के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा, जितना इसमें वाटर का मास है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18, तो x का कितना हो जाएगा 18x डिवाइडेड बाय क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं 24 प्लस 35.5 इंटू 2 प्लस 2 क्लोरीन का 35.5 इंटू 2, एक्स वाटर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 18x, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 तो एक्स वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका मास कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। ठीक है, अब 35.5 इंटू 2 71 प्लस 24 ये हो जाएगा 95, तो 95 प्लस 18x क्या आ गया आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास। तो उसी मॉलिक्यूलर मास को हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं 95 प्लस 18x मल्टीप्लाइड बाय 100, और परसेंटेज ऑफ वाटर आपको पता है कितनी 53.2। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू होगी वही उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही इसके साथ लगे होंगे, और अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई तो मैं सिंपली इसका फॉर्मूला लिख सकती हूं, है ना। चलिए करते हैं सॉल्व, इस 100 को इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा 0.532 इज इक्वल टू 18x डिवाइडेड बाय 95 प्लस 18x। कैलकुलेशन अभी करते हैं, पहले ये बताओ इतना क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन में वो पूछ रहा है और हमने किस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन निकाला है, जल्दी से बताइए। एक बार दोबारा से सुन लो। अब उसने क्वेश्चन बोला कि इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा MgCl2, हाइड्रेटेड क्लोराइड है, दैट मीन्स कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं x जुड़े हुए हैं। अब अगर मुझे ये x पता चल जाए मैं इसका फॉर्मूला बता सकती हूँ। तो बात ये है कि मुझे क्या करना है, ये x निकालना है जरूर, ठीक है, x निकालना है। अगर x पता लग गया तो फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब x कैसे निकाले, उसके लिए उसने हमें परसेंटेज ऑफ वाटर दिया है, और कितना दिया है 53.2। अब इस कंपाउंड के अंदर वाटर की परसेंटेज है 53.2, और वैसे हम लोग परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, जितना वाटर का मास होगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना, सीधी सी बात है बेटा, जितना वाटर का मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वाटर का मास कितना होगा, अब इसके अंदर x वाटर मॉलिक्यूल है, एक होता तो 18 होते, लेकिन मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने मान लिया x है, तो वाटर का मास कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकाला मैग्नीशियम का प्लस 2 क्लोरीन का प्लस x वाटर का, इतना आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया इंटू 100 कर दिया। अब ये x क्या है, जितने वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मुझे x पता चल गए तो मैं बता दूंगी कितने वाटर मॉलिक्यूल है, फिर उस बेसिस पे मैं सॉल्व करके इजीली अपना फॉर्मूला भी बता सकती हूँ। ठीक है, अपना फॉर्मूला मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.532 इज इक्वल टू 18x, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें इसको, 0.532 इंटू 95, ठीक है, तो 0.532 इंटू 95 जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50.54 के आसपास, 50.54 प्लस इस पूरे को इधर ले जाएंगे ना, तो 0.532 इंटू 18 ये करेंगे
ये आ जाएगा 9.576, 9.576। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 18 को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.576x विच इज इक्वल टू 18x। फिर इसको इधर ले जाएंगे तो 50.54 इज इक्वल टू 18x माइनस 9.576x। यहां से बस आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई तो दैट मीन्स ये x क्या है, 6 है, और अगर ये x 6 है तो फॉर्मूला हो जाएगा Mgcl2.6H2O। यही फॉर्मूला मुझे कैलकुलेट करना था। कैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने x की वैल्यू निकाल ली, जो हमारा x है वही हमारे पास वही x को हमने यहां पे पुट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सिंपल है। एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उस बेसिस पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस आपको करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट वही है, बस डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने वर्कबुक में काफी सारे डाले हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तब बताऊंगी जब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां पे मैं ऐसे क्वेश्चंस को और सिंपल तरीके से, जहां पे आपको कैलकुलेशन भी शायद ना करनी पड़े, उस तरीके से मैं सिखाऊंगी। लेकिन अभी के लिए परसेंटेज कंपोजिशन से हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। वो तरीका भी बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ टॉपिक्स पढ़ाने हैं मैंने, उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है सभी को ये सवाल? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन जनरली बहुत आते हैं कि इतना परसेंटेज वाटर है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इतना परसेंटेज वाटर है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। आप अपनी वर्कबुक में देखना, मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर डाले हुए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? फिर चलते हैं हम लोग आगे अगले पार्ट पे और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसको। यहां से ना 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाले, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है ना। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे थे, है ना। फॉर्मूला से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे थे। अब देखना आप क्या करेंगे, अब परसेंटेज कंपोजिशन से फॉर्मूला निकालेंगे, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। अब ये क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ठीक है, सो छोटा सा डिफरेंस होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। वो डिफरेंस क्या है वही आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला होता है जो एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो बताए। ठीक है, सो द फॉर्मूला डिपिक्टिंग एटम्स इन सिंपलेस्ट रेशो, फॉर्मूला डिपिक्टिंग एटम्स इन सिंपलेस्ट रेशो, जो फॉर्मूला ये बताए कि एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो क्या है, वो फॉर्मूला कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला ये बताए कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो फॉर्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, फॉर्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो बेटा ये बताए कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यही छोटा सा डिफरेंस है। आइए जरा एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं H2O2 की बात करूं, किसकी बात करूं, H2O2 की बात करूं। अब H2O2 से मुझे पता लग रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं और ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 ये है, 2 ये है। अगर मैं इनका सिंपलेस्ट रेशो लूं, क्या लूं, सिंपलेस्ट रेशो लूं, तो वो हो जाएगा 1:1 और सिंपलेस्ट रेशो के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा HO। तो ये जो H2O2 था, जो मुझे ये बता रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं,
वो तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो HO है जो मुझे ये बता रहा है कि एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो कितना है, सिंपलेस्ट रेशो कितना है, वो क्या है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो C6H12O6। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इनका अगर सिंपलेस्ट रेशियो लो 1:2:1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2O, है ना। तो ये CH2O क्या है, इनके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो है ना। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो बताए वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो बेटा सिंपलेस्ट रेशियो बताए वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगला फॉर एग्जांपल C2H4O2। C2H4O2 क्या है, जैसे CH3COOH होता है ना, एसिटिक एसिड, तो C2H4O2। अब इनके एटम्स कौन कौन से है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो 2:4:2 है ना। ये कितना हो जाएगा 1:2:1, अगेन CH2O। तो ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो जो एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो बताए वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, can two different compounds have same empirical formula, yes or no? क्या दो अलग अलग कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या? कैन टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला? जल्दी से बताइए, हाँ या ना। क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। देखो इसका भी CH2O है, इसका भी CH2O है। यस, टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमने साफ साफ दिख रहा है दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चे, बिल्कुल सेम है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। अब ये n क्या है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n होता है। Now what is this n beta? This n is molecular formula mass divided by empirical formula mass. Molecular formula mass divided by empirical formula mass. ठीक है, समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे बेटा मैं बात कर रही थी C6H12O6 के, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था बेटा CH2O, राइट। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास आए, यानी कि 6 कार्बन का मास, 12 हाइड्रोजन का मास प्लस 6 ऑक्सीजन का मास, हमें पता है 180 होता है ना। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 180। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, कार्बन का मास विच इज 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का मास प्लस 16 ऑक्सीजन का मास, ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, n क्या होगा, n होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 30, तो n की वैल्यू आ गई 6। हाँ, n की वैल्यू आ गई 6। तो मैं लिख सकती हूं क्या, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, यानी कि बेटा
CH2O टाइम्स 6, ऐसे भी लिख सकती हूं मैं, सीधी सी बात है ना। या फिर आप खुद देखो, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो यही तो आ रहा है ना। तो वैसे तो इन दोनों को देख के मैं खुद ही बता देती कि भाई n क्या होगा, क्या इससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा, मुझे मॉलिक्यूलर मास पता होगा, मुझे उससे n की वैल्यू निकालनी है और फिर उस n की वैल्यू से मुझे मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। यानी कि इसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को और एम्पेरिकल फार्मूला को आपस में रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड मुझे ये मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिलेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है ना। तो उसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब क्या होगा, हमें एलिमेंट्स की दी होगी परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन से हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है तो उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपके पास कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, तो कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है, टोटल परसेंटेज तो 100 होती है, लेकिन ये तो मिला के 100 आई नहीं। यानी कि इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है। आप कोई बता सकता है इसमें एक और चीज क्या होगी? इस क्वेश्चन को पढ़ के, कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा इसमें एक और चीज क्या होगी? कोई बता सकता है इस बात को? ठीक है, 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, एक और क्या होगा इसमें? बताइए बेटा। हाँ, ऑक्सीजन होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ऑक्सीजन ही होती है ना। देखो वो आपको मेंशन नहीं करेगा। देखो अगर नाइट्रोजन होगी या कुछ और होगी ना, वो मेंशन कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए वो मेंशन नहीं करेगा। और ऑब्वियस है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीजन होती है। हाँ, सीधी सी बात है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। हाँ ठीक है, तो मेरे पास कार्बन थी बेटा 60%। पहले एलिमेंट लिखो, फिर उनकी लिखो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो मेरे पास कार्बन है 60%, हाइड्रोजन है 8%, तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे पता है ऑक्सीजन होती है, तो टोटल परसेंटेज 100 होगी। कार्बन की 60 है, इसकी 8 है, तो 100 में से 68 को माइनस कर दो, क्या बचेगा? 32। यानी कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 32%। ऑक्सीजन की परसेंट कितनी है? वो है 32%। अब इसी परसेंटेज कंपोजिशन से मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सॉरी, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है इनके एटॉमिक मासेस से। इनके एटॉमिक मासेस से परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है। तो आइए जरा करते हैं। 60 कार्बन का कितना होता है? 12, तो 60/12 यानी कि 5। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 8/1 ये कितना आ गया? 8। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 32/16 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। उसके बाद ये तीनों आए ना, ये तीनों एक सिंपल होल नंबर रेशो में आने चाहिए। ये जो परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से जब हमने डिवाइड किया, तो ये जो नंबर आए डिवाइड करके, ये सिंपल होल नंबर रेशो में आने चाहिए। नहीं आएंगे तो कुछ करते हैं, वो आगे वाले सवाल में देखेंगे, लेकिन आने चाहिए। अब यहाँ पे तो आ ही रहे हैं, ये 5, ये 8, ये 2, इससे सिंपलेस्ट रेशो कुछ बन नहीं सकता। सो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाए उसी से एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो। कार्बन कितने आए? 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने आए? 8,
H8, ऑक्सीजन आया 2, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C5H8O2। जरूरी नहीं आए, हो सकता है नहीं भी आए, तो देखते हैं उस केस में क्या करना है, बट अभी के लिए आ गया तो हमारा काम ही खत्म। और जो इनका सिंपल रेशो आएगा वही क्या हो जाएगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इधर से हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया और वो कितना आया, वो आया हमारे पास C5H8O2। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। अब किसने पूछा तो नहीं कि मैम ऐसा क्यों कर रहे हो, आप परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे डिवाइड कर रहे हो एटॉमिक मास से, है ना, क्यों डिवाइड कर रहे हो आप परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से? दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे कि मैम आपने परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड किया, फिर उससे कुछ आया, फिर आपने बोल दिया कि यही फॉर्मूला है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन तो आना चाहिए था तुम्हारे माइंड में, बट आया नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब देखो टोटल, हाँ बेटा एटॉमिक मास तो याद करना पड़ेगा ना। मोस्टली अब काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे यूज होते हैं, लाइक लेड वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनका याद करना पड़ता है एटॉमिक मास। तो मोस्टली एलिमेंट्स का याद रखो, ठीक है, जो रेगुलर यूज में आते हैं, कॉपर, आयरन, इन सब का तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि मैम आपने परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से क्यों डिवाइड किया है ना, आना तो चाहिए था बट आया नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। देखो अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन है 60%, 8% और 32%, टोटल तीन ही चीज है। मैं ये बोल सकती हूँ क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम है टोटल कंपाउंड, उस 100 ग्राम में से 60 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ? हाँ या ना में जवाब देना बेटा, हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम कार्बन है, उसमें से 60% अगर कार्बन, 100 ग्राम कंपाउंड है, उसमें से 60 ग्राम कार्बन होगी, 8 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगी, क्या मैं ये बोल सकती हूँ? हाँ या ना में जवाब देना। बोल सकती हूँ ना, ऑब्वियस ही बात है। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे करते थे, जितना टोटल मास जितना उसका मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 60% ही आ रहा है, यानी कि 100 में से 60 कार्बन होगा, तो ये परसेंटेज कुछ नहीं है, ये बस उनके मासेस है। मैंने उनके मासेस को एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो इनके मोल्स आएंगे, तो एक तरीके से ये मोल्स हुए। फिर मोल्स का जो रेशो होगा वही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, जो मोल्स का सिंपलेस्ट रेशो होगा वही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। यानी कि ये परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है, ये बल्कि ये बता रहा है कि 100 ग्राम में से इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है और इतना ग्राम ऑक्सीजन है। फिर उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके हमने मोल्स निकाले हैं। मोल्स का हम लोगों ने बेटा सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है, तो मेरे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड किया। अब हो सकता है वो आपको परसेंटेज ना दे, आपको मास दे दे, तो बुरा नहीं मानना, परसेंटेज कंपोजिशन भी मास ही है, बस बात इतनी है कि वो हम 100 ग्राम में बता रहे हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं है, हम मासेस को एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल रहे हैं। मोल्स का जो सिंपलेस्ट रेशो है वही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? जल्दी से बताओ बेटा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है बेटा, क्लियर है ना? चलो ओके, अगला सवाल है आपके पास, ये करो इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय दे रही हूं तुम्हें। बोल रहे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 7.3 ग्राम, ठीक है, अब उसने मास दे दिया, उसने परसेंटेज नहीं दी, तो बुरा नहीं मानना, एक ही बात है, ठीक है। इस 7.3 ग्राम में 3.6 ग्राम कार्बन है और 0.7 ग्राम बेटा हाइड्रोजन है और 1.5 ग्राम बेटा नाइट्रोजन है और बाकी की बची हुई ऑक्सीजन है। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट निकालो, इनको इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करो, सिंपलेस्ट रेशो देखो, वही क्या हो जाएगा, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। 3.6 ग्राम कार्बन है, वेरी गुड, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन, तो 3.6 प्लस 0.7 4.3 प्लस 1.5 5.8 7.3 माइनस ये हो जाएगा 1.5 ग्राम, है ना। अब बेटा इन सबके हमें मासेस गिवन है, हम क्या करते हैं, एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देते हैं, चाहे मास हो चाहे परसेंटेज कंपोजिशन हो, बात एक ही है। आपको क्या करना है, एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना है, तो 3.6 बाय 12 ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। 0.7
हाइड्रोजन का मास 1, तो 0.7/1 ये कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। 1.5 बाय नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 से ज्यादा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.1 के इक्वल आएगा, मैंने आपको बोला था। 1.5 बाय 16 ये 0.1 से कम आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0.1 के इक्वल आएगा। बस अब क्या करना है, इनका सिंपलेस्ट रेशो लेना है बेटा, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कार्बन बेटा टोटल मास 7.3 है ना बच्चे, इन सबको ऐड किया, 7.3 में से मैंने माइनस कर दिया, ये 1.5 आ रहा है। टोटल मास 7.3 है, इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना नाइट्रोजन है, बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन कितना आया 0.3 इज टू 0.7 इज टू 0.1 इज टू 0.1, तो रेशो क्या हो गया 3:7 इज टू 1:1, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या आ गया C3H7NO। व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा C3H7NO। सो करेक्ट आंसर इज C3H7NO। अब बताओ क्या गलती करी थी बाकी बच्चों ने, मैंने बोल दिया था ना कि इसको अप्रोक्सीमेट लेके चल लेना, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है, इतना चलेगा, बट अगर बहुत ज्यादा आ रहा है जैसे 0.15 आ रहा तो नहीं ले सकते आप, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में चलता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि अ कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 7:16 मास रेशो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 92, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट हमें करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए जरा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है बेटा 7, ऑक्सीजन कितना है 16, इनका मास रेशो गिवन है, तो मास रेशो भी गिवन हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास इसका रेशो, क्योंकि रेशो से ही तो हम लोग करते हैं ना। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इनके एटॉमिक मासेस से, फिर ये हो जाएगा 7/14, ये हो जाएगा 16/16, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1, लेकिन मुझे तो सिंपलेस्ट होल रेशो चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 2, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन कितना आया 1, ऑक्सीजन कितना आया है 2 आया है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया NO2, ठीक है, क्या हो गया NO2 विच इज इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बेटा मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो पहले n निकाल लेते हैं। n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास विच इज 92 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कितना हो जाएगा 32 + 14 यानी कि 46, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया 46, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, यानी कि NO2 टाइम्स 2, सो इट विल बी N2O4। सो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा N2O4 हो जाएगा। बेटा देखो मास रेशो गिवन था ना, मास रेशो को एटॉमिक मासेस से डिवाइड किया, ये आया था 1/2 और ये आया था 1, लेकिन हमें क्या करना है सिंपलेस्ट रेशो लेना है, तो ये 0.5 और ये 1, तो सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगा 1:2, है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया NO2, ठीक है। फिर पीछे बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, n क्या होता है मॉलिक्यूलर मास गिवन था 92 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास कितना होगा 32 + 14 ऑक्सीजन का यानी कि 46, n की वैल्यू आ गई 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n यानी कि NO2 टाइम्स 2, तो हो गया कितना N2O4, कितना हो गया बच्चे N2O4 हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर डिस्कस करते हैं कि अगर कुछ डेसिमल में आ जाए या कुछ बहुत ही अजीब सा आ जाए तो कैसे हम उसको सिंपलेस्ट रेशो बनाएंगे, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास डेसिमल में आ जाए या सिंपलेस्ट रेशो ना आए
तो हम कैसे उसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल टू बी 56। आपको वो बोला है कि एक मेटल है, उसका एटॉमिक वेट कितना है 56, तो मान लेते हैं आयरन होगा शायद, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आयरन है क्या है ना। हमें क्या करना है, उस मेटल के ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मेटल के ऑक्साइड का। यानी कि मेरे पास उस कंपाउंड के अंदर दो चीजें होगी, एक तो बेटा मेरे पास होगा मेटल, एक होगा मेरे पास ऑक्सीजन। कोई भी मेटल है मेरे पास, उसका एटॉमिक वेट कितना है 56 है। अब वो बोल रहा है कि इसके ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। अगर उसमें 70% मेटल है, तो मेटल की परसेंटेज अगर 70 है तो ऑक्सीजन की कितनी होगी? मेटल की परसेंटेज बेटा अगर 70 है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? जल्दी से बताइए, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? टोटल तो 100 होती है, मेटल की 70 है, बची ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, सिंपल। हाँ 30 हो जाएगी, है ना। अब मुझे इनकी परसेंटेज गिवन है, ठीक है, परसेंटेज से क्या करेंगे, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। अब मेटल का उसने बोल दिया 56 है, तो 70 बाय 56, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 30 बाय 16, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे, ये जाएगा 7 पे 10 और 8, हाँ 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 1.20 1.25 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 15 बाय 8, यानी कि 1.7 बचेगा, 875, हाँ ये आ जाएगा 1.875, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना आ गया 1.875। अब देखो दोनों ही डेसिमल में आ गए ना, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है ना ये सिंपलेस्ट रेशियो है। तो मुझे क्या करना है, इनको लाना है सिंपलेस्ट रेशियो में। अब कैसे लाए इनको सिंपलेस्ट रेशियो में? तो अगर दोनों ही सिंपलेस्ट रेशियो में ना हो ना, तो इन दोनों में से जो छोटा है ना, दोनों को उससे डिवाइड कर दो। छोटा कौन सा है 1.25, तो दोनों को क्या करो 1.25 से डिवाइड कर दो। 1.875 बाय 1.25 एंड 1.25 बाय 1.25, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आता तो दोनों में से जो छोटा है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1.25 छोटा था तो दोनों को 1.25 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 1, और जब आप 1.875 बाय 1.25 करोगे तो ये आएगा 1.5 के इक्वल आ जाएगा। हाँ कितना आ जाएगा 1.5 के इक्वल आ जाएगा। अभी भी होल नंबर रेशियो नहीं आया, ये 1 आया, ये 1.5 आया। नहीं बेटा, कहा 2 कहा आएगा, 1.5 आएगा, यही तो गलती करते हो। देखो अभी भी होल नंबर रेशियो नहीं आया, अभी भी हम चाहते हैं यार इसको होल नंबर रेशियो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये आ गया क्या, होल नंबर रेशियो, यानी कि फॉर्मूला क्या आ गया M2O3। तो 56 वाला कौन सा होता है, आयरन होता है, तो कौन सा ऑक्साइड होगा, Fe2O3 होगा। क्या होगा बेटा, Fe2O3 होगा। इस तरीके से वो मुझसे एम्पेरिकल फॉर्मूला के सवालों को सॉल्व इजीली करा सकता है, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपके पास ना आए तो आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो। जैसे 3 होते अगर, तो सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर देते, फिर भी ना आए तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाए, एंड उससे फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया, वो आया M2O3, ठीक है। कितना आया बेटा, M2O3। आप चलते हैं आगे। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये।
ठीक है, सॉल्यूशंस नेक्स्ट नहीं कराएंगे बेटा, नेक्स्ट तो देखते हैं क्या कराएंगे, सॉल्यूशंस तो नहीं कराएंगे, बट सॉल्यूशंस वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपकी यहां पूरी हो जाएगी सारी की सारी, उसकी चिंता मत करो। तो क्वेश्चन है आप मेरे पास कि गैसियस कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन है 85.7%। ध्यान से सुनना इस सवाल को, इस सवाल के अंदर एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है पता है ना, PV इज इक्वल टू nRT। पहले वही बता देती हूँ एक छोटी सी चीज, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। अब n क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, V होता है वॉल्यूम, P होता है प्रेशर, R होता है गैस कांस्टेंट एंड T होता है टेम्परेचर। ठीक है, सो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करके लिखूं, क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इंटू RT। ठीक है, अगर मैं इस मोलर मास को इधर ले जाऊं और वॉल्यूम को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, P इंटू मोलर मास विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। ठीक है, अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, है ना। सो प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू T। यहां से हम लोग किसी भी गैस की डेंसिटी को उसके मोलर मास से रिलेट कर सकते हैं। यहां से बेटा हम लोग किसी भी गैस की डेंसिटी को उसके मोलर मास से रिलेट कर सकते हैं। वेयर D इज द डेंसिटी, R आपको पता होगा गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, P प्रेशर एंड M इज द मोलर मास। ठीक है, इसको इस तरीके से याद करते हैं, डर्टी PM, DRT इज इक्वल टू PM, डर्टी PM, ऐसे करके याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। सो PV इज इक्वल टू nRT के थ्रू हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस को उसके मॉलिक्यूलर मोलर मास से भी रिलेट कर सकते हैं। अब ये सब मैंने क्यों बताया आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। अब सवाल है कि एक गैसियस कंपाउंड है हमारे पास जो कि किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन से मिलके बना है और साथ ही साथ वो हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो कार्बन की परसेंटेज, कार्बन से मिलके बना है जिसकी परसेंटेज है 85.7% और हाइड्रोजन से मिलके बना है जिसकी परसेंटेज है 14.3%। आपको वो बोल रहा है कि इसकी डेंसिटी इतनी है, टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, है ना, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकती हूं। तो तुम मुझे इसकी परसेंटेज से कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, फिर मैं बताती हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे किया होगा। 85.7 को हमने डिवाइड किया 12 से, 14.3 डिवाइडेड बाय 1। वेरी गुड, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2। जिसको सॉल्व करोगे जब आप, तो ये तो 14.3 ही आएगा। ठीक है, ये तो आपके पास 14.3 ही आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 7 पे, 7.14। तो रेशो कितना आ गया, 7.14 इज टू 14.3। ठीक है, और 1:2, यानी कि बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, CH2। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, सबने सही निकाला है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है CH2। अब मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास तो उसने नहीं गिवन, लेकिन उसने हमें देखो डेंसिटी दी है, उसने प्रेशर दिया है, उसने टेम्परेचर दिया है। हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास आ गया, उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे और एन से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। देखो कैसे आपके पास डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन है
कि Pm इज इक्वल टू DRT। ठीक है, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, मोलर मास मुझे निकालना है, डेंसिटी कितनी है बेटा 2.28 ग्राम पर लीटर। तो R क्या लेना पड़ेगा बेटा, R हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा बताओ, कौन से वाले R की वैल्यू लेंगे। यहां पे आपको यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने R की 3 वैल्यूज बताई थी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, 8.3 नहीं लेंगे, यही तो गलती करते हो। R दूसरा क्या था 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, है ना। देखिए जरा, हाँ वेरी गुड। प्रेशर किसमें है एटमॉस्फेयर में, यहां पे लीटर है, तो हमें लीटर एटमॉस्फेयर वाला आर लेना पड़ेगा बेटा। यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ना। कौन सा लेंगे फिर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सो 0.082 इंटू टेम्परेचर केल्विन में कितना है 300 केल्विन है। यहां से आप मोलर मास निकाल सकते हो इन सबको मल्टीप्लाई करके। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप जब मोलर मास निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 56 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स आपके पास मोलर मास आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है, क्या आप n की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास विच इज 56 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 12 प्लस 2 14, तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई। n इज इक्वल टू 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, यानी कि CH2 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू C4H8। क्या हो गया बेटा C4H8। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C4H8 के इक्वल। किसके इक्वल आया बच्चे, C4H8 के इक्वल आया। आपके सामने है, आप देख सकते हो कैसे आया है। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। मिक्स कॉन्सेप्ट्स, मिक्स क्वेश्चंस। ये रिलेशन बिल्कुल मत भूलना कि कैसे हम डेंसिटी को मोलर मास से रिलेट करते हैं। तो DRT/PM, इससे हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास से, एम्पेरिकल मास से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड अगर n की वैल्यू आ गई तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C4H8। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए, आप सभी को क्लियर है या फिर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? याद रखना बेटा, ये सारी चीजें आर कौन सा पुट करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आर कौन सा वाला पुट करना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो अपने आप ही आप सीख जाओगे कौन सा कब पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो बस छोटा सा मुझे आइडिया देना था कि आपको यूनिट्स का भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक नए टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इससे एक आधा सवाल हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हमें इन तरीके के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। अब क्या होगा, आपको पता है कि जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या रिलीज होती है, आप बोलोगे CO2 रिलीज होती है और H2O बनता है ना। जब भी बेटा हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो होता क्या है, CO2 बनती है और वाटर बनता है। अब आपको वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि CO2 का मास इतना है, H2O का मास इतना है। तुम मुझे बताओ कि जो कंपाउंड था उसका फॉर्मूला क्या था।
मतलब कोई भी अननोन कंपाउंड है, कोई भी है जनरल में, हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, और जब हमने बर्न किया तो CO2 बनी और H2O बनी। अब वो आपको बोलेगा कि CO2 इतनी बन रही है, H2O इतनी बन रही है, तो मुझे बताओ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, वही हम लोगों को सीखना है, राइट। कैसे बताएंगे वही हम लोगों को सीखना है, वही हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो देखो, इन जनरल अगर मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CXHYOZ, कोई भी है जनरल में, ठीक है। एक जनरल, ये सब मैं क्यों सिखाऊंगी, एक जनरल कंक्लूजन से पहुंचेंगे हम लोग, उस कंक्लूजन से हमें बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं, वो हम लोग कर लेंगे फिर, ठीक है। जब मैंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करी, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगी और साथ में बनेगा H2O, ठीक है। अब ये CO2 तो गैस ही बनती है, H2O लिक्विड बनेगा कि उसके वेपर्स बनेंगे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो H2O के वाटर के वेपर्स बनेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो लिक्विड वाटर बनता है। अब बात यह है कि अगर कुछ भी नहीं गिवन तो आप रूम टेम्परेचर मान के चलो, राइट। अब मैंने क्या बोला, वो हमें बोलेगा कि CO2 इतना बन रहा है, H2O इतना बन रहा है, तो मुझे इसका फॉर्मूला बताओ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था। तो हम लोग कैसे बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था। उसके लिए छोटी सी बातें हैं कुछ, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो, X कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन है, तो मुझे यहाँ पे भी X कार्बन चाहिए होगी, तो मैंने इसको X कर दिया। क्या कर दिया, X कर दिया, ठीक है। यहाँ पे Y हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको मुझे Y बनाना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूं Y/2 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देती हूं, Y/2 से, क्योंकि Y/2 इंटू 2 Y हो जाएगी ना फिर हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से समझना, किसी स्टेप में कोई डाउट आए तो पूछ लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी तो फिर बाद में, ठीक है। तो X कार्बन, Y हाइड्रोजन, Y हाइड्रोजन। अब मुझे बैलेंस करनी है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें, है ना। मान लेते हैं कि यहां पे ना N नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, N नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है। अब ये N नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं वही निकालने हैं। तो देखो, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बराबर, ऑक्सीजन के एटम्स बराबर होने चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, इस साइड पे Z है और 2 ऑक्सीजन इंटू N यानी कि 2N। रिएक्टेंट साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, वो है बेटा Z+2N। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, Z+2N, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, X इंटू 2x, और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 1 इंटू Y/2 यानी कि Y/2, ठीक है। यहां से मैं N की वैल्यू निकाल रही हूं, तो मेरे पास 2N कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x प्लस Y/2 माइनस Z। तो मेरे पास N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस Y/4 माइनस Z/2। तो मेरे पास N कितना आ गया, x प्लस Y/4 माइनस Z/2, ठीक है। मैं यहां पे लिख सकती हूं ना, x प्लस Y/4 माइनस Z/2 इस N की जगह। कुछ नहीं किया मैंने, ऑक्सीजन बराबर करे और N की वैल्यू निकाली है बस। तो देखिए जरा, रिपीट करूं, कुछ नहीं है बेटा। देखो, इधर X कार्बन, इधर 1 थी, तो मैं इनमें बराबर बनाना है कार्बन को। इधर X थी तो इसको X से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी X हो गई। इधर Y हाइड्रोजन थी, इधर 2 हाइड्रोजन थी, मेरे को बस बैलेंसिंग कर रही हूं मैं, और कुछ नहीं कर रही। इधर 2 थी, इधर Y थी, तो Y/2 इंटू 2 कर दिया तो Y बचेगी ना इधर, तो इधर Y हाइड्रोजन हो गई, राइट। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितनी है, Z इसमें और 2N इसमें, N इंटू 2, 2N इसमें, तो रिएक्टेंट साइड पे Z+2N ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड पे 2x और इधर Y/2 ऑक्सीजन है, तो 2x प्लस Y/2,
यहां से फिर मैंने n की वैल्यू निकाल ली और n की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब मैं इस n की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकती हूं, CxHyOz प्लस x प्लस y/4 माइनस z/2 O2। ठीक है, विच इज इक्वल टू xCO2 प्लस y/2 वाटर। तो मेरी ओवरऑल इक्वेशन ये बनके आ गई। अब देखो, ध्यान से सुनना। अब बेटा देखो, इसके 1 मोल में कितनी कार्बन है, कितने मोल कार्बन है? CxHyOz के 1 मोल में कितने मोल कार्बन है बताओ? CxHyOz के 1 मोल में कितनी मोल कार्बन है? हाँ, x मोल कार्बन है। अरे कैसे बेटा? अरे 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन थी, 1 मोल सल्फर थी और 4 मोल ऑक्सीजन थी। तो 1 मोल CxHyOz में x मोल कार्बन होगी, y मोल हाइड्रोजन होगी और z मोल ऑक्सीजन होगी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? x है ना? देखो रिएक्शन क्या है, CxHyOz प्लस कुछ है उसके साथ O2 गिविंग xCO2 प्लस y/2 H2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने बेटा आपको ये बोला कि इसके 1 मोल में कितनी कार्बन है, तो आपने बोला कि मैम x मोल कार्बन है और y मोल हाइड्रोजन है। x मोल कार्बन है, y मोल हाइड्रोजन है ना? अब देखो प्रोडक्ट साइड पे मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं बताओ? बताओ प्रोडक्ट साइड पे मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं बेटा? बताइए, आप ही बताओ कितने मोल है CO2 के प्रोडक्ट साइड पे? हाँ, x मोल है ना? अच्छा, प्रोडक्ट साइड पे मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं बेटा? मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं बच्चे प्रोडक्ट साइड पे? y/2 है ना? अच्छा, क्या मैं यहां से ये बोल सकती हूं क्या कि moles of carbon in CxHyOz is equal to moles of CO2? क्या मैं ये बोल सकती हूं बेटा? हाँ या ना में जवाब देना, यस और नो बच्चे जल्दी बताओ। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं क्या कि moles of carbon is equal to moles of CO2? ये भी x है, ये भी x है, बराबर तो है, बोल सकती हूं ना? यस, वेरी गुड, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सभी को समझ में आ गई ये वाली बात? ओके। अच्छा, अब हाइड्रोजन के मोल्स y है, वाटर के y/2 है। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ वाटर? क्या मैं ये बोल सकती हूं बेटा? ये y है, ये y/2 है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो y के इक्वल आएगा ना। यानी कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अरे हाफ नहीं है, यहीं पे फंसते हैं बच्चे। देखो ये y है, ये y/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये y बनेगा ना। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सबको क्लियर है ये बात? बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मैम हाफ आएगा। नहीं बेटा, हाफ नहीं आएगा। ये देखो ये y/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये y के इक्वल आएगा ना, है ना? तो बस यही 2 कंक्लूजन्स मुझे ध्यान में रखने हैं कि जितने CO2 के मोल्स होंगे उतने ही कार्बन के मोल्स होंगे और जितने वाटर के मोल्स होंगे उसके ट्वाइस हाइड्रोजन के मोल्स होंगे।
जितने वाटर के मोल्स होंगे बेटा जी, उसके ट्वाइस हाइड्रोजन के मोल्स होंगे। यही दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसके थ्रू हम ऐसे सवाल कर लेंगे। क्लियर है? जल्दी से बताओ। फिर चलते हैं क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है सभी को कि ये कहां से आया, कैसे आया? आपको कोई मतलब नहीं है पीछे क्या किया, बस आप इतना याद रखो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम इन रिजल्ट्स को दिमाग में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। चलिए फिर एक सवाल देखते हैं। अब देखो, सवाल है आपके पास ये, उसने बोला है कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसने बोला है कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसने जो मास दिया वो बोला है उसने 3 ग्राम है। ठीक है, उसने बोला है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 ग्राम है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने एक्सेस ऑफ एयर में बर्न किया तो मुझे 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली और मुझे 1.8 ग्राम वाटर मिला। तो मुझे बताओ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको उसने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट दे दिया, वाटर का अमाउंट दे दिया। आप उससे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल सकते हो, वाटर के मोल्स निकाल सकते हो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मोल से आप कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स भी निकाल सकते हो। अगर वो आ गए तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप देखो, जब हमने कंबशन करी, मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, तो मेरे पास CO2 का मास कितना आया? 4.4 ग्राम। तो CO2 के मोल्स कितने आएंगे? 4.4 बाई CO2 का मोलर मास विच इज 44, यानी कि 0.1। CO2 के मोल्स कितने आए? 0.1। ठीक है, अब वाटर का मास कितना आया? वो आया बेटा 1.8 डिवाइड बाय 18, इसका मोलर मास। वाटर के मोल्स भी कितने आ गए? 0.1। ठीक है ना? तो मैंने क्या देखा था कि जितने CO2 के मोल्स उतने ही कार्बन के मोल्स। तो मैं बोल सकती हूं क्या कि कार्बन के जो मोल्स होंगे वो होंगे 0.1 और वाटर के जो मोल्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 0, हाइड्रोजन के जो मोल्स होंगे वो होंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 0.2। तो मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, कार्बन के मोल्स आ गए और एम्पेरिकल फॉर्मूला लेकिन नहीं आया अभी। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑक्सीजन तो होगी ही, लेकिन ऑक्सीजन के मोल्स मुझे नहीं पता, मुझे ऑक्सीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे ऑक्सीजन के मोल्स भी चाहिए, तभी तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, है ना? तो देखो जरा, उसने मुझे बोला था कि मेरे पास 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कार्बन के मास को हटा दूं, हाइड्रोजन के मास को हटा दूं, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। देखो, मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं? मोल्स ऑफ कार्बन है 0.1, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 12, यानी कि 1.2 ग्राम। ठीक है, तो इस 3 ग्राम के अंदर 1.2 ग्राम क्या है? मेरे पास कार्बन है। ठीक है, आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? क्या थे? 0.2। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.2 इंटू इसका मोलर मास विच इज 1। तो हाइड्रोजन कितना ग्राम है? 0.2 ग्राम। अब 3 ग्राम में से मेरे पास 1.2 ग्राम कार्बन है, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बचा हुआ 1.4, 3 माइनस 1.4 यानी कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा।
तो मेरे पास ऑक्सीजन का मास आ गया। ऑक्सीजन का मास आ गया तो उससे मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकती हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकती हूं। इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास विच इज 0.1। हाँ, ऑक्सीजन भी 0.1। अब बेटा कार्बन 0.1, हाइड्रोजन 0.2, ऑक्सीजन 0.1। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH2O आ गया। बस यही मुझे निकालना था और कैसे निकाला हमने आप उसको देख सकते हो। सो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया 0.2। क्या आ गया बेटा? 0.2 आ गया। दोबारा से बताती हूं, देखो हमने पीछे एक रिजल्ट निकाला था कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो जितने CO2 के मोल्स होंगे उतने ही कार्बन के मोल्स होंगे, जितने वाटर के मोल्स होंगे उसके ट्वाइस हाइड्रोजन के मोल्स होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया था? बिल्कुल चमक गया था। अब वैसा ही सवाल आया, उसने बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं तो CO2 निकली है 4.4 ग्राम, मोल्स निकाले मैंने, उसके मोल्स कितने आए? 0.1, और वाटर के मोल्स आए 0.1, है ना। अब जितने CO2 के मोल उतने ही कार्बन के मोल, तो कार्बन के मोल्स आ गए थे 0.1, और जितने वाटर के मोल्स थे उसके ट्वाइस थे हाइड्रोजन के मोल्स, तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2, 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2। हाइड्रोजन के मोल्स भी आ गए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन होगी ही, लेकिन चेक कर लेना हमेशा। कैसे चेक करोगे कि ऑक्सीजन है कि नहीं है? अगर इनके मासेस का सम जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसके बराबर आ रहा है तो ऑक्सीजन नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो है ना। तो मोल्स ऑफ कार्बन थे 0.1, तो कार्बन का मास कैसे निकालेंगे? इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कार्बन का मास आ गया 1.2 ग्राम। ऐसे ही हाइड्रोजन का मास आ गया 0.2। तो इन दोनों का मास मिला के तो 1.4 ग्राम के इक्वल आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो 3 ग्राम था, यानी कि उसमें बाकी की बची हुई क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का मास आ गया। ऑक्सीजन के मास से ऑक्सीजन के मोल्स निकाले, वो भी 0.1 आ गए। अब इसके मोल्स भी पता है, इसके भी पता है, इसके भी पता है, तीनों के मोल्स का रेशो ले लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटे से रिजल्ट को यूज करते हुए हम ऐसे अपने सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।